ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है अधीनस्थ न्यायालय यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट। यह अध्याय 22 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो जिला न्यायालय है इससे संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 233 में दिए गए हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय से नीचे के न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, सबऑर्डिनेट कोर्ट कहा जाता है। इन न्यायालयों पर राज्य के उच्च न्यायालय का नियंत्रण होता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट पर किसका नियंत्रण होता है? हाई कोर्ट का। याद रखिएगा। अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित जो प्रावधान है उस संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालयों को जिला न्यायालय भी कहा जाता है। इसके द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा नहीं की जाती है और न ही इसके द्वारा संविधान की व्याख्या की जाती है। जिला न्यायालय को दो भागों में बांटा गया है, दीवानी न्यायालय और आपराधिक न्यायालय में, यानी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में। जिला न्यायालय ट्रायल कोर्ट होते हैं। जिला न्यायालय का प्रधान जिला जज होता है। यह दंडिक मामलों में यानी दंड देने से संबंधित जो मामला होता है इस मामलों में किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकता है। जिला न्यायाधीश जब आपराधिक मामलों पर विचार करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज कहा जाता है और सिविल मामलों पर विचार करते समय वह जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज कहलाता है और इस कारण इसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी कहते हैं। और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होता है। देखिए, याद रखिएगा। अगर बात करें तो उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ उच्च न्यायालय के नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो उच्च न्यायालय के नीचे जिला और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय आता है और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक सिविल साइड और दूसरा क्रिमिनल साइड में। सिविल साइड के अंतर्गत अगर बात करें तो देखिए, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश का न्यायालय आता है, इसके बाद प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय आता है और इसके बाद मुंसिफ या कनिष्ठ सिविल जज का न्यायालय आता है। इसके बाद क्रिमिनल साइड में अगर बात करें तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है, इसके बाद प्रथम श्रेणी सिविल न्यायाधीश का न्यायालय और इसके बाद द्वितीय श्रेणी दंडाधिकारी का न्यायालय आता है। तो क्रम को याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जो न्यायाधीश की नियुक्ति है कैसे होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के सलाह से की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के सलाह से। इसमें जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सलाह से की जाती है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को 7 ईयर्स तक जो है वकालत करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए या 7 वर्षों तक भारत के राज क्षेत्र में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण और उन्हें पद से हटाने का जो कार्य है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा तथा उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात किया जाएगा। तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, सेवा शर्तों का निर्धारण और उन्हें पद से हटाने का जो कार्य है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा उस राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद किया जाएगा। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसे प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में होती है। तो यहाँ पे जो है न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग जैसे प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती है। जिला न्यायाधीशों के अंतर्गत जो न्यायाधीश आते हैं इसका जिक्र अनुच्छेद 236 में किया गया है। तो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत जो न्यायाधीश हैं, पहला सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, इसके बाद अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जिला न्यायालय की जो शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिला न्यायालय के द्वारा दीवानी तथा आपराधिक दोनों मामलों पर विचार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय से जिला न्यायालय में अपील का प्रावधान है। पैसे के लेन देन से जुड़े हुए विवाद तथा आपराधिक विवाद जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। आपराधिक मामलों की सुनवाई आरंभिक रूप में जिला न्यायालय में होती है। जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान किया गया है। न्यायपालिका के समक्ष जो समस्याएं हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। भारत में न्यायपालिका के समक्ष जो है बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, इसीलिए न्याय देने में विलंब हो रहा है। जैसे कि 1993 के मुंबई बम विस्फोट में शामिल व्यक्तियों को 23 वर्ष बाद जो है सजा सुनाई गई। आप सोच सकते हैं कि कितना विलंब हुआ। न्याय में विलंब जो है वो अन्याय के समान है। न्याय में विलंब होना अन्याय के समान है।
भारत में न्यायिक प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और औपचारिक है, जिससे आम लोग न्यायिक व्यवस्था से अपना अलगाव महसूस करते हैं। न्याय प्राप्त करने का खर्च भी अत्यधिक है, इसीलिए न्याय जो है आम लोगों के पहुंच से बाहर हो गया है। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। न्यायपालिका में वरिष्ठ वकीलों एवं न्यायाधीशों के बीच सांठ-गांठ से आम नागरिकों को वास्तविक न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्यायपालिका में कामकाज की भाषा आम लोगों के भाषा से अलग है, इसीलिए यह न्याय प्राप्त करने में बाधा बन गई है। भारत में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय जो है अलग अलग न्यायाधीशों के द्वारा अलग अलग दिए जाते हैं, जिसके कारण निर्णय देने में विलंब होता है और न्यायपालिका के समक्ष मामले लंबित होते हैं। भारत में आम जनता एवं न्यायाधीशों के बीच अनुपात अत्यधिक कम है, जिसे बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, आम जनता और जो न्यायाधीशों के बीच का जो अनुपात है वो अत्यधिक कम है, इसलिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में नए न्यायालयों की स्थापना नहीं हो सकती है। इसके बाद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संविधान में यह भी उल्लेखित है कि न्यायपालिका के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का गठन जो है संसद कर सकती है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन जो है कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के माध्यम से अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए कुशल न्यायाधीश प्राप्त होंगे, ठीक है, तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता आएगी और गुणवत्ता की स्थिति भी बेहतर होगी, और इसके निर्माण में अनेक व्यवहारिक समस्याएं हैं। देखिए, उच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालय स्टेट लिस्ट के विषय हैं, राज सूची के विषय हैं, तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति अनेक पूर्वाग्रहों से जो है, मतलब कि ये जो नियुक्ति होते हैं अनेक पूर्वाग्रहों पर भी ये आधारित हो सकती हैं या पूर्वाग्रह से ये ग्रसित हो सकती हैं। अधीनस्थ न्यायालयों की जो कार्य कुशलता या न्यायाधीशों की जो योग्यता है, इसमें सुधार के लिए न्यायिक आयोग ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने का सुझाव दिया है। इस सेवा में जिला न्यायाधीश से उच्च कोई अन्य पद नहीं होगा, ठीक है, जिला न्यायाधीश से कोई उच्च अन्य पद नहीं होगा। इस सेवा का गठन विशेष बहुमत से राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है, परंतु अब तक भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं हो सका है। राज्य सरकारें इसे सहमत नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके मतलब कि जो भारतीय न्यायिक सेवा है इससे सहमत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके अधिकारों में कटौती होगी। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में भाषागत समस्या भी विद्यमान है, भाषा से संबंधित जो समस्या है ये भी विद्यमान है, विद्यमान है, मौजूद है। इसके बाद ग्राम न्याय पंचायत अधिनियम 2008, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, यह अधिनियम भारत में ग्रामीण स्तर पर सस्ते न्याय उपलब्ध कराने के लिए लाया गया है। यह प्रथम श्रेणी के न्यायाधीशों की व्यवस्था करता है, जिन्हें न्यायिक अधिकारी का नाम दिया गया है। यह अधिकारी उच्च न्यायालय के सलाह से राज्य के द्वारा जो है नियुक्त किए जाएंगे। तो ये अधिकारी उच्च न्यायालय के सलाह से राज्य के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। यह न्यायालय आपराधिक मामलों, दीवानी मामलों या अन्य विवादों का निपटारा करेगा। इससे अधिकतम 2 वर्षों की सजा देने का अधिकार है। यह अधिनियम घोषित आदिवासी क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। अब तक 6 राज्यों ने इस अधिनियम के तहत कानूनों का निर्माण किया है। इसके बाद फास्ट ट्रैक अदालतें, इसके बारे में देख लेते हैं। फास्ट ट्रैक जो अदालतें हैं ये क्या है? देखिए, फास्ट ट्रैक अदालतें जिला अदालतों के समान है। जो फास्ट ट्रैक अदालत होते हैं वो किसके समान है? जिला अदालतों के समान है, जिनका निर्माण आपराधिक मामलों को त्वरित रूप से जल्द ही निपटाने के लिए किया जाता है या किया गया है। यह अदालतें 11वें वित्त आयोग के सिफारिश पर स्थापित की गई हैं। इनका उद्देश्य ऐसे विवादों का शीघ्र निपटारा करना है जिनमें अपराधी जो है 5 वर्ष से अधिक समय तक जो है अंडर ट्रायल, विचाराधीन के तहत जेल में रह रहे हैं। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो ये अदालतें उन मुकदमों को भी जो है स्वीकार कर सकती है जिनमें न्याय की तुरंत आवश्यकता होती है। प्रत्येक जिले में 5 फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसके बाद प्ली बार्गेनिंग क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वर्ड है, प्ली बार्गेनिंग। देखिए, प्ली बार्गेनिंग का मतलब है वादी व प्रतिवादी, ठीक है, वादी और प्रतिवादी के मध्य एक प्रकार का समझौता है। देखिए, जिसने अपराध किया है और जिस पर किया है, मतलब जो
अपराध का शिकार हुआ है और जिसने किया है, इन दोनों के बीच एक प्रकार का ये समझौता होता है जिसमें अपराधी अपने अपराध को इस शर्त पर स्वीकार कर लेता है कि उसे सजा जो है कम दी जाएगी। ये है मतलब ये जो वर्ड है ये है प्ली बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग का मतलब समझ में आ गया, यानी जो अपराध किया है और जिसने मतलब कि उस अपराध को भुगता है, इन दोनों के बीच का एक समझौता होता है जिसमें अपराधी जो है अपने अपराध को स्वीकार इसलिए कर लेता है कि उसे जो सजाएं दी जाएंगी वो कम दी जाएगी। प्ली बार्गेनिंग का जो उद्देश्य है वो क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका उद्देश्य है अदालत और संबंधित पक्षों के मध्य समय और धन की बचत करना। यह व्यवस्था अमेरिका तथा यूरोप के कुछ देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। भारत के न्यायालयों में मुकदमों का जो है अत्यधिक बोझ है, अतः यह व्यवस्था न्यायपालिका के कार्य को जो है कम कर सकती है तथा लोगों को शीघ्र न्याय दिला सकती है। इनको जो यह मतलब कि जो प्ली बार्गेनिंग का जो तरीका है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो न्यायालय में मुकदमों का जो बोझ है वो कम हो जाएगा। यह व्यवस्था न्यायपालिका के कार्य को कम कर देगी और लोगों को शीघ्र न्याय दिला सकती है। देखिए, इस उद्देश्य से भारत में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2005 पारित किया गया है। यह व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू होती है जिनमें अधिकतम 7 वर्षों का कारावास हो सकता है। यह महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में लागू नहीं होती है। देखिए, इस व्यवस्था से यह लाभ है कि अदालतों के ऊपर मुकदमे का जो भार है वो कम किया जा सकता है, परंतु प्ली बार्गेनिंग आदर्श न्याय व्यवस्था के सिद्धांतों के विरुद्ध है, क्योंकि कभी कभी निर्दोष लोग भी सजा कम कराने के उद्देश्य से आरोप जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके बाद ग्राम न्यायालय, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के सलाह से राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो ग्राम न्यायालय जो है इस न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो उच्च न्यायालय के सलाह से राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश न्यायाधिकारी कहलाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, ग्राम न्यायालय की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत के खंड स्तर पर जो है यानी मध्यवर्ती स्तर पर स्थापित किए जाएंगे। ग्राम न्यायालय चलते फिरते न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट होंगे जो पास के गांवों में जाकर मामलों की सुनवाई करेंगे। तो चलता फिरता न्यायालय होगा, याद रखिएगा। देखिए, इसके बाद अगर बात करें तो ग्राम न्यायालयों को सिविल और आपराधिक दोनों तरह के मामलों की सुनवाई का अधिकार होगा। ग्राम न्यायालयों का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके द्वारा जो है उनके द्वार पर ही निःशुल्क न्याय प्रदान करना। तो जो ग्राम न्यायालय का जो मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र के लोग को उनके द्वार पर जो है जो उनके द्वारा किए गए जो मतलब कि जो अपराध हैं उनके द्वार पे ही उसके लिए जो है निःशुल्क न्याय प्रदान करना। और ग्राम न्यायालयों की जो स्थापना है इसके बारे में अगर बात करें तो देख लेते हैं। ग्राम न्यायालयों की जो स्थापना है मध्य प्रदेश में मतलब कि 89 अधिसूचित था, जिसमें कार्यरत कितना है 89। राजस्थान में 45 कार्यरत हैं और 45 अधिसूचित हैं। कर्नाटक में अभी कोई मतलब कार्यरत नहीं है लेकिन 2 अधिसूचित हैं। और उड़ीसा में 13 कार्यरत हैं, 16 अधिसूचित हैं। महाराष्ट्र में 23 कार्यरत हैं और 23 अधिसूचित हैं। झारखंड में कोई कार्यरत नहीं है, 6 अधिसूचित हैं। गोवा में भी जो है आपका कोई मतलब कि एक्टिव नहीं है बट 2 अधिसूचित है। पंजाब में 1 कार्यरत है, 2 अधिसूचित है। हरियाणा में 2 मतलब कार्यरत है, 2 अधिसूचित है। और उत्तर प्रदेश में 2 सिर्फ जो है एक्टिव हैं और बाकी 104 जो है क्या है बताइए अधिसूचित हैं। तो इस तरह से मतलब कि 291 अधिसूचित और 175 कार्यरत हैं। इसके बाद राष्ट्रीय मुकदमा जो नीति है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रीय मुकदमा नीति 2010 में घोषित की गई थी, जिसका उद्देश्य था न्यायालय का समय बचाने के लिए लंबित मामलों का त्वरित समाधान करना, जिसके तहत लंबित पड़े विवादों में सरकार स्वयं एक पक्ष के रूप में होती है। मुकदमों को निपटाने के लिए सरकार न्यायालय में जिम्मेदारी के साथ सम्मिलित होगी और इस नीति में मुकदमे के निपटारे का औसत समय 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करना है। इस नीति की जो निम्नलिखित विशेषताएं हैं, पहला है यह नीति वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था जैसे लोक अदालतें,
एवं सुलह समझौते इत्यादि के माध्यम से मुकदमों को निपटाने का समर्थन करती है। जिन मुकदमों में सरकार पक्षकार है वहां तथ्यों का शीघ्र प्रस्तुतिकरण करना और जिससे तथ्यों के अभाव में मुकदमे में देरी न हो। न्यायालय में यदि सरकार का पक्ष कमजोर है तो उसे अपनी गलती स्वीकार करते हुए मुकदमों से हट जाना चाहिए। सरकार के द्वारा अपीलीय रिट का प्रयोग मतलब कि कम करना और सरकारी वकीलों में विशेषज्ञता लाना जिससे विशेषीकृत याचिकाओं पर शीघ्र कार्यवाही हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विभिन्न प्रकार के जो न्यायालय हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत में समाज की जटिलता और आधुनिकता के साथ विवाद भी बढ़ रहे हैं जिनका समाधान परंपरागत न्यायपालिका के द्वारा संभव नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के विवाद होते हैं जिनमें न्यायिक मामलों के अलावा प्रशासनिक मुद्दे भी शामिल होते हैं। ऐसे मामलों को हल करने के लिए ट्रिब्यूनल्स का यानी अधिकरणों का गठन किया गया है। अधिकरणों में न्यायाधीशों के अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को भी शामिल किया जाता है। इनका मूल उद्देश्य परंपरागत न्यायपालिका पर न्याय का बोझ कम करना है। देखिए, परंपरागत न्यायपालिका का मतलब होता है जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय। इसके बाद जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो अधिकरण हैं, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्या होते हैं? अधिकरण भी न्यायालय के समान ही होते हैं। जो अधिकरण होते हैं, ट्रिब्यूनल होते हैं, वो न्यायालय के समान होते हैं, परंतु इसमें एक निश्चित प्रकृति के जो है मुकदमे आते हैं। जैसे प्रशासनिक अधिकरणों में सरकारी निगमों, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित विवादों तथा किराया और औद्योगिक विवाद, श्रम विवाद इत्यादि। ठीक है, तो किस प्रकृति के मुकदमे आते हैं? प्रशासनिक अधिकरणों में सरकारी निगमों, प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित विवाद, किराया, औद्योगिक विवाद और श्रम विवाद इत्यादि। अधिकरणों की व्यवस्था मूल संविधान में नहीं थी। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। कि संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान के भाग 14 क के अंतर्गत अनुच्छेद 323 क और 323 ख में अधिकरणों का प्रावधान किया गया है। अधिकरणों की जो प्रकृति है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अधिकरण न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक विवादों का समाधान करते हैं। सभी न्यायालय अधिकरणों के समान होते हैं, परंतु सभी अधिकरण न्यायालयों के समान नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सभी न्यायालय अधिकरणों के समान होते हैं, लेकिन सभी अधिकरण न्यायालय के समान नहीं होते हैं। न्यायालय को वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो अधिकरण को प्राप्त होते हैं, परंतु न्यायालयों को प्राप्त सभी अधिकार अधिकरण को प्राप्त नहीं होते हैं। इनमें तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर मध्यस्थता के तरह जो है विवादों का निपटारा किया जाता है तथा इसमें विवाद दो सरकारी पक्षों के मध्य या फिर सरकारी और निजी पक्षकारों के बीच भी हो सकता है। प्रशासनिक अधिकरण की जो संरचना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रशासनिक अधिकरण 323 का एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं, साथ ही उतने अन्य सदस्य हो सकते हैं जितने सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाएं। अधिकरण में एक न्यायिक तथा एक प्रशासनिक अधिकारी होना अनिवार्य है। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह शर्त होता है कि वे 2 वर्षों तक जो है सचिव के पद पर रह चुके हों। याद रखिएगा, 2 वर्षों तक वे सचिव के पद पर रह चुके हों। और बात किया जाए तो न्यायिक अधिकारियों के लिए, न्यायिक जो अधिकारी हैं, इन न्यायिक अधिकारियों के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो। वर्तमान समय में अगर बात करें तो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में एक अध्यक्ष और 16 उपाध्यक्ष तथा 49 मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अधिकतम आयु 65 वर्ष और सदस्यों की जो अधिकतम आयु है वो 62 वर्ष होती है। तो याद रखिएगा, अधिकरण के सदस्यों को कदाचार या असमर्थता के आधार पर न्यायिक परीक्षण के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है संसद विधि के द्वारा निर्धारित करती है। अनुच्छेद 323 क के अंतर्गत अगर बात करें तो संसद को यह पावर प्राप्त है, यह शक्ति दिया गया है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकरणों का निर्माण करे जिनके द्वारा संघ और राज्यों में नियुक्त लोक सेवकों की भर्ती और सेवा से संबंधित मुद्दों को सुलझाया जा सके। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो संसद ने वर्ष 1985 में प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की। प्रशासनिक अधिकरण संवैधानिक निकाय है और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो विभिन्न राज्य में
राज्य प्रशासनिक अधिकरण, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और संघीय स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण किया गया। देखिए चंद्र कुमार वाद, जो चंद्र कुमार केस है, इस केस के पश्चात इन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती है। इस वाद से पहले सीधे जो है उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान था। वर्तमान समय में देश में कुल 17 प्रशासनिक अधिकरण हैं। इनकी प्रधान पीठ दिल्ली में है। तो कितना, वर्तमान में देश में कुल 17 प्रशासनिक अधिकरण हैं और इसका जो प्रधान पीठ है वो कहां पर है, दिल्ली में। निम्नलिखित कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की जो अधिकारिता है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। पहला जो नहीं आते हैं, सेना के कर्मचारी। तो जो कर्मचारी हैं केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारिता के अंतर्गत जो नहीं आते हैं वो है सेना के कर्मचारी, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय के सेवक, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पदाधिकारी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए हरित न्यायाधिकरण ग्रीन ट्रिब्यूनल का उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी विकास परियोजनाओं के मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया। देखिए इस न्यायाधिकरण में पर्यावरण से संबंधित वाद किसी भी व्यक्ति, संस्थान और एनजीओ के द्वारा जो है दायर किया जा सकता है। हरित न्यायाधिकरण की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रीन ट्रिब्यूनल, हरित न्यायाधिकरण के जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में स्थित है, जबकि इसकी क्षेत्रीय शाखाएं, याद रखिएगा, जो हरित न्यायाधिकरण की जो प्रधान पीठ है वो नई दिल्ली में है और इसकी जो क्षेत्रीय शाखाएं हैं पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में स्थापित है। न्यायाधिकरण का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा। उच्चतम न्यायालय का मतलब कि अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा। इस मतलब कि इस जो हरित न्यायाधिकरण है इसकी जो मतलब कि अध्यक्ष होगा, कौन होगा, उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, और इसके अन्य जो न्यायिक सदस्य होंगे वो उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधिकरण में 20 न्यायिक सदस्य और 20 विशेषज्ञ सदस्य भी हो सकते हैं। तो 20, 40, और परंतु वर्तमान में इसके 10 सदस्य मतलब पर्यावरणीय विशेषज्ञ और 10 न्यायिक सदस्य भी हैं। तो याद रखिएगा, यानी अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, तो 70 वर्ष के आयु तक, और अन्य न्यायिक सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 67 वर्ष की 67 वर्ष की आयु तक होता है। तो अध्यक्ष का कार्यकाल 70 वर्ष और अन्य न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल 67 वर्ष तक के, मतलब कि जो आयु है वो 67 वर्ष तक पूरी होनी चाहिए। 67 वर्ष के बाद ये अपने पद को छोड़ देंगे। विशेषज्ञ सदस्य विज्ञान, अभियांत्रिकी और तकनीकी विषय से संबंधित विषय में प्रास्नातक और पर्यावरणीय विषयों में 5 वर्षों का व्यवहारिक अनुभव रखने वाले होते हैं। विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा, इनका जो कार्यकाल है इंपॉर्टेंट है। अगर अपील के बारे में बात करें तो न्यायाधिकरण के समक्ष आने वाले मामलों को 6 महीनों के अवधि में हल कर लिया जाएगा और उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय देने के 90 दिन के अवधि में अपील की जा सकती है। न्यायाधिकरण के द्वारा यह निर्णय दिया गया कि दिल्ली में 10 वर्ष से पुराने वाहनों को सड़क पर चलने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की गई और उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को जो है वैधानिक माना। ठीक है, याद रखिएगा। न्यायाधिकरण की जो शक्तियां, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। न्यायाधिकरण को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। इसके द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों और उससे संबंधित नियमों के क्रियान्वयन से जुड़े हुए मुद्दों की जो है सुनवाई की जाती है। पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है, जैसे पहला है जल संरक्षण प्रदूषण अधिनियम 1974। ठीक है, इसके बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु नियंत्रण प्रदूषण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, सार्वजनिक उत्तरदायित्व बीमा अधिनियम 1991 और जैव विविधता अधिनियम 2002। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 से जुड़े हुए मुद्दे अधिकरण के समक्ष नहीं लाए जा सकते। तो देखिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 और भारतीय वन अधिनियम 1927 से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को अधिकरण के समक्ष नहीं लाए जा सकते, याद रखिएगा। इसके बाद सेना न्यायालय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, याद रखिएगा, अनुच्छेद 136(2) और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत
थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के अंतर्गत आने वाले अपराधों पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह भारतीय दंड संहिता यानी दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान भी रक्षा कर्मियों के द्वारा किए गए अपराधों पर लागू नहीं होते हैं। उपयुक्त अधिनियमों के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए सैन्य कर्मियों पर सुनवाई का जो अधिकार है वो केवल सैन्य न्यायालयों को दिया गया है। यदि सेना में कार्यरत कोई सैन्य कर्मी स्थानीय पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया जाता है तो उसे पुलिस के द्वारा सैन्य प्राधिकारी को सौंप देना चाहिए, जिसे दोषी सैन्य कर्मी की सुनवाई सैन्य न्यायालय में की जा सके। सेना न्यायालय के द्वारा जो है केवल सैनिकों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाता है। देश में सैन्य न्यायालय एकमात्र न्यायालय है जहां सैनिकों के द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई होती है और उन्हें सजाएं दी जाती है। याद रखिएगा, सैन्य न्यायालय के द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अपील नहीं की जा सकती है। सैन्य न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत याचिका प्रदान करता है। उच्च न्यायालय यह याचिका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी करता है। देखिए, सैनिक न्यायालय जो है इनके 4 भाग हैं और ये सभी सैन्य विधि के अंतर्गत आते हैं। पहला है सामान्य सेना न्यायालय, इसके बाद जिला सेना न्यायालय, संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय और संक्षिप्त सेना न्यायालय। सबसे पहले सामान्य सेना न्यायालय के बारे में चर्चा करेंगे। यह सेना न्यायालयों में सर्वोच्च न्यायालय है। जो सामान्य सेना न्यायालय है ये सेना न्यायालयों में सर्वोच्च होता है। इसे थल सेना अध्यक्ष के लिखित अनुरोध पर केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया जाता है और जिसमें से कम 5 सैन्य अधिकारी होते हैं। यह न्यायालय याद रखिएगा, यह न्यायालय जो है थल सेना अधिनियम सन 1950, वायु सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के अंतर्गत दोषी किसी सैन्य कर्मियों के दंडनीय अपराध की सुनवाई कर सकता है। याद रखिएगा, यह सैन्य न्यायालय अपने ही कमान या थल सेना, वायु सेना या जल सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा किए गए अपराधों की सुनवाई के लिए गठित किए जाते हैं। इसके बाद है जिला सेना न्यायालय। इसके बारे में अगर बात करें तो यह न्यायालय ऐसे सैन्य अधिकारियों के नेतृत्व में गठित किया जाता है जो सामान्य सेना न्यायालय में सम्मिलित होने की योग्यता रखता हो। सैन्य अधिनियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए किसी सेना अधिकारी या जेसीओ के विरुद्ध इस न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। यह न्यायालय मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर सैन्य अधिनियम यानी थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिकृत कोई भी दंड दोषी, याद रखिएगा, कोई भी दंड दोषी सैन्य अधिकारी को दे सकता है। तो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 2 वर्ष से अधिक के कारावास को छोड़कर सैन्य अधिनियम जो थल सेना अधिनियम 1950 है, वायु सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 के अंतर्गत अधिकृत कोई भी दंड दोषी सैन्य अधिकारी को दे सकता है। संक्षिप्त सामान्य सेना न्यायालय क्या है? तो यह सेना न्यायालय केंद्र सरकार के निर्देशानुसार या आदेश से गठित किया जाता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिकृत सेना अध्यक्ष या सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में कम से कम 3 सैन्य अधिकारियों से मिलकर बनता है। इस न्यायालय की शक्तियां भी सामान्य सेना न्यायालय के समान ही होती है। यह सेना न्यायालय भी सैन्य अधिकारियों में उल्लेखित कोई भी दंड दोषी अधिकारियों को देने में सक्षम है। संक्षिप्त सेना न्यायालय के बारे में अगर बात करें तो यह न्यायालय सेना के किसी महत्वपूर्ण विभाग या नियमित सेना की उस टुकड़ी के अधिकारी की अध्यक्षता में गठित किया जाता है जिस टुकड़ी या विभाग से दोषी सैन्य अधिकारी संबंधित होता है। यह न्यायालय भी 3 सदस्यीय होता है, जिसमें अध्यक्षता करने वाले सैन्य अधिकारी के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य होते हैं। ये सदस्य अधिकारी स्तर के या जूनियर कमिश्नर ऑफिसर जेसीओ दोनों स्तरों का एक सदस्य होता है। यह न्यायालय मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 1 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा को छोड़कर सैन्य अधिनियमों में उल्लेखित कोई भी दंड दे सकता है। जिन सदस्यों से मिलकर सैन्य न्यायालय का गठन किया जाता है उनकी योग्यताओं का वर्णन सैन्य अधिनियम, थल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना अधिनियम 1950 और नौसेना अधिनियम 1957 में किया गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है न्यायाधीश महाधिवक्ता। सैन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक सैन्य न्यायालय में न्यायाधीश महाधिवक्ता के विभाग का एक सदस्य न्यायाधीश महाधिवक्ता उपस्थित रहेगा। तो सैन्य, याद रखिएगा, सैन्य अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान है कि प्रत्येक सैन्य न्यायालय में न्यायाधीश महाधिवक्ता के विभाग का एक जो सदस्य है, एक सदस्य न्यायाधीश अधिवक्ता उपस्थित रहेगा। यदि ऐसा कोई अधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं है तो न्यायाधीश महाधिवक्ता या इसके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अधिकारी न्यायालय में सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेगा। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि न्यायाधीश महाधिवक्ता की जो भूमिका होती है वो सलाहकार की होती है। न्यायाधीश महाधिवक्ता की जो भूमिका होती है, जो रोल होता है, वो सलाहकार प्रकृति का होता है। न्यायाधीश महाधिवक्ता के जो कार्य हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पीड़ित पक्ष और आरोपी, पीड़ित पक्ष और आरोपी पक्ष दोनों को हर समय न्यायालय की सुनवाई से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी पर सलाह देना या किसी विधि के प्रश्न पर दोनों की राय जानना जो है इसके कार्य हैं। न्यायालय की कार्यवाही में अगर कोई त्रुटि या अनियमितता है तो न्यायालय को उससे अवगत कराना, न्यायालय में सुनवाई के दौरान उठने वाले विधि व्यवहार या प्रक्रियागत प्रश्न पर न्यायालय के द्वारा पूछे जाने पर अपनी राय देना, सुनवाई की तारीख तथा स्थान के विषय में दोनों पक्षों के गवाहों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजना। सेना न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही न्यायाधीश महाधिवक्ता का भी उत्तरदायित्व है कि पीड़ित और दोषी दोनों पक्षों को न्याय मिले, और न्यायाधीश महाधिवक्ता का जो कर्तव्य है कि वह दोनों पक्षों के प्रति पूर्ण निष्पक्षता का व्यवहार करे। तो याद रखिएगा, जो मतलब कि न्यायाधीश महाधिवक्ता के जो कार्य हैं ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लोक अदालत के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भारत में न्यायपालिका के समक्ष बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं और न्याय की जो प्रणाली है वो अत्यधिक औपचारिक और खर्चीली है। न्याय को आम लोगों को त्वरित रूप में उपलब्ध कराने के लिए पहली बार गुजरात में 1982 में लोक अदालतें, याद रखिएगा, 1982 में गुजरात में लोक अदालतों की जो है स्थापना की गई, जल्द से जल्द मतलब कि न्याय दिलाने के लिए। और इसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लोक अदालतों की स्थापना की गई। किसके मतलब की बाद, तो देखिए, इसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लोक अदालतों की स्थापना की गई। इन अदालतों का जो उद्देश्य था आपसी बातचीत के माध्यम से विवादों का निपटारा करना। यदि दोनों पक्ष सहमत हों तो दूसरी अदालतों में चल रहे मुकदमे लोक अदालतों में स्थानांतरित करके आपस में समझौते का प्रयास किया जाता है। इसके बाद देखिए, इन अदालतों में कोई शुल्क नहीं लगता है। समझौते की स्थिति में दोनों पक्षों के जो शुल्क होते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं, रिटर्न कर दिए जाते हैं। लोक अदालतों का गठन उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के द्वारा किया जाता है। इसके बाद लोक अदालतों की जो संरचना है इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, 2002 तक लोक अदालतें अस्थायी रूप से कार्य करती थी। 2002 में इस अधिनियम में संशोधन करके लोक अदालतों को अस्थायी बना दिया गया। इन अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश के द्वारा की जाती है तथा इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि ये सदस्य मतलब कि जो 2 अन्य सदस्य होते हैं इन दोनों में से जो मतलब कि एक कॉमन है कि यह आवश्यक नहीं होता है कि यह सदस्य न्यायाधीश हो। सामान्यतः एक वकील तथा एक सामाजिक कार्यकर्ता इन अदालतों का सदस्य होता है। लोक अदालतों में व्यक्ति अपने मामलों की पैरवी स्वयं कर सकता है, उसे वकील की आवश्यकता नहीं होती है। लोक अदालतों के जो कार्य हैं इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, लोक अदालतों को दीवानी अदालतों की जो है मान्यता प्राप्त है। तो लोक अदालत को किस प्रकार की मान्यता प्राप्त है, तो दीवानी अदालतों की मान्यता। यह उन आपराधिक मामलों को भी देख सकते हैं जिनकी प्रकृति समझौते योग्य है। ठीक है, ये अदालतें पारंपरिक अदालतों से अलग तरह से जो है काम करती है, डिफरेंट वे से काम करती है। इसमें सुलह समझौते को जो है वरीयता दी जाती है। ठीक है, और ये अदालतें अधिकतर सिविल मामलों को देखती है। भूमि और संपत्ति से संबंधित विवाद, पारिवारिक विवाद और मुकदमों को इन अदालतों के अंतर्गत लाया जाता है। आपसी सहमति से समझौते होने के कारण इन अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती है।
प्रथम लोक अदालत का आयोजन 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीएन भगवती की अध्यक्षता में दिल्ली में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? पीएन भगवती के। इसके बाद जो फैमिली कोर्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। परिवार अदालत 1984 में संसदीय विधि के द्वारा पारिवारिक अदालतों यानी फैमिली कोर्ट की जो है स्थापना का प्रावधान किया गया और इस अधिनियम के अनुसार जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक होगी वहां पारिवारिक अदालतों का गठन किया जाएगा और इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी संसद के द्वारा पारिवारिक अदालतों का गठन किया जा सकता है। राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के सलाह से जो है पारिवारिक अदालतों की स्थापना की जाएगी। याद रखिएगा, पारिवारिक अदालतों की प्रकृति जिला अदालतों के समान होती है। इन अदालतों में एक न्यायाधीश और एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारतीय राज्य के अंतर्गत 7 वर्षों का न्यायिक अनुभव होना चाहिए। पारिवारिक अदालतों में पति पत्नी के बीच विवाह से संबंधित विवादों को हल किया जाता है। पत्नी को गुजारा भत्ता देने से संबंधित विवाद और अल्पवयस्क बच्चों के हक का निर्धारण न्यायालय के द्वारा किया जाता है। समस्या के समाधान के लिए प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस का सहारा लिया जाता है तथा विवादों को सुलह एवं सहयोग के द्वारा हल किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो परिवार अदालत में व्यक्ति अपने मामलों की पैरवी स्वयं कर सकता है। परिवार अदालत में जो व्यक्ति होगा अपने मामलों की पैरवी वो स्वयं कर सकता है। परिवार अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा जिन मामलों में दोनों पक्षों के बीच सहमति हो उसमें अपील का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 136 के तहत अगर बात करें तो इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है, आर्टिकल 136 के अंतर्गत। इसके बाद राजस्व न्यायालय, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए राज्यों के भू राजस्व जो रेवेन्यू है, राज्यों के रेवेन्यू के संबंध में राज्य स्तर पर पृथक न्याय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे ऊपरी स्तर पर जो है राजस्व मंडल और सबसे निचले स्तर पर तहसीलदार का न्यायालय होता है और इसका संक्षिप्त जो विवरण है आप देख सकते हैं। देखिए जो राजस्व मंडल होता है रेवेन्यू बोर्ड, प्रत्येक राज्य में एक राजस्व मंडल होता है जो राजस्व से संबंधित विवादों का निर्णय करने के लिए सबसे बड़ी अदालत है और इसके निर्णय की अपील राज्य के उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कमिश्नर या आयुक्त, देखिए भू राजस्व या मालगुजारी से संबंधित कार्य के लिए राज्य को कई कमिश्नरियों में विभक्त कर दिया जाता है और प्रत्येक कमिश्नरी का प्रधान कमिश्नर या आयुक्त कहलाता है। आयुक्त के द्वारा जिलाधीश के फैसले के अपील जो है सुनी जाती है और आयुक्त के अपीलें राजस्व परिषद में होती है। इसके बाद जो जिलाधीश होते हैं, जो कलेक्टर होते हैं, मालगुजारी के वसूली के लिए हर जिले में एक जिलाधीश होता है जो तहसीलदार तथा सब डिवीजन मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सब डिवीजन जो मजिस्ट्रेट होता है एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, जिला कई सब डिवीजनों में विभक्त होता है और प्रत्येक सब डिवीजन के प्रधान को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट कहते हैं। ये जिलाधीश के अधीन रहते हुए सब डिवीजन में राजस्व के मामलों की सुनवाई तथा शांति व्यवस्था से संबंधित कार्य करते हैं। इसके बाद तहसीलदार के बारे में अगर देखें तो सब डिवीजन तहसीलों में विभक्त होता है और प्रत्येक तहसील में एक तहसीलदार होता है। इसका प्रमुख कार्य मालगुजारी की वसूली और अपनी तहसील में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। तहसीलदार के सहायता के लिए कई नायब तहसीलदार होते हैं। इसके बाद कंज्यूमर जो कोर्ट है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपभोक्ता अदालत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता अदालतों का गठन 3 स्तरों पर जो है किया गया है। ये जो 3 स्तर हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग, ठीक है, जिला उपभोक्ता फोरम। ये जो 3 स्तर हैं इसको ध्यान में रखिएगा। सबसे निचले स्तर पर जिला उपभोक्ता फोरम है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम है और इसके ऊपर राज्य स्तरीय उपभोक्ता अदालत होती है और जिसे राज्य उपभोक्ता आयोग कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके ऊपर एक राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत होती है जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग कहा जाता है। तो इसको देख सकते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग सबसे ऊपर होता है, इसके नीचे राज्य उपभोक्ता आयोग और इसके नीचे जिला उपभोक्ता फोरम होता है।
और इसका मुख्य उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं के उपभोक्ताओं का शोषण रोकना होता है। इसके माध्यम से ग्राहकों और उपभोक्ताओं के शिकायतों और विवादों का निपटारा किया जाना होता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग के निर्णयों के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। ध्यान रखिएगा नोट में, राष्ट्रीय आयोग की जो अधिकारिता है वो दो तरह की होती है। आरंभिक अधिकारिता के तहत वह उन मामलों की सुनवाई करता है जिसमें बेची गई वस्तु या दी गई सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपए से अधिक होता है। यह अपने अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत राज्य उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध अपीलें सुनता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए ई कोर्ट क्या है। ई कोर्ट या आभासी अदालत। तो ई कोर्ट एक जटिल धारणा है जिससे कई पक्ष शामिल हैं। ई अदालत के एक विशेष रूप को ही आभासी यानी वर्चुअल कोर्ट कहते हैं। भारत में इस विचार की शुरुआत 2003 में हुई और इसका सबसे पहला पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित किया गया कि यदि किसी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चे के बिना बुलाना संभव न हो तो उसके एविडेंस का अभिलेखन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय दिए जाने की प्रक्रिया को कुछ लोग दूरस्थ न्याय मतलब कहते हैं, टेली जस्टिस कहते हैं। इसके बाद है मोबाइल अदालत। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए मोबाइल अदालत का जो धारणा है इसका सार यह है कि अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे, जनता के निकट पहुंचे ताकि जनता को न्याय प्राप्ति के लिए धन और समय खर्च न करना पड़े। और अदालतें गांवों से काफी दूर होती हैं और गरीब लोगों के लिए लंबी यात्रा करके बार बार अदालत पहुंचना कठिन और महंगा हो जाता है। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में किया गया। मोबाइल अदालत एक बस के भीतर कार्य करती है। बस के भीतर न्यायालय की जरूरी ढांचा जो है उपलब्ध होती है। इसे प्राय पहियों पर न्याय, जस्टिस ऑन व्हील्स के नाम से भी जाना जाता है। मोबाइल अदालत की अवधारणा के जो जनक है, फादर हैं, वो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाता है। तो मोबाइल अदालत के जो फादर हैं कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित जो अनुच्छेद है इसको भी एक बार देख लेते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो आर्टिकल 233 है ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। आर्टिकल 233 जो क है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का जो है विधि मान्यकरण। आर्टिकल 234 में जो उपबंध दिए गए हैं न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण से संबंधित है। आर्टिकल 236 जिला न्यायाधीश और न्यायिक सेवा की व्याख्या से संबंधित है। और आर्टिकल 237 इस अध्याय के प्रावधानों का दंडाधिकारियों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू होना, इससे संबंधित इसमें उपबंध दिए गए हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है वो समाप्त हो जाता है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है नेक्स्ट सेशन में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे।